हेलो एवरीवन, वेलकम टू 360 मोटिवेशन बाय यश2। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार यूपीएससी टॉपर्स टॉप कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ हैं गरिमा नरूला मैम, जिनका यूपीएससी में 39वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम मैम की जर्नी को डिस्कस करेंगे, जानेंगे कैसे ये मैम ने मुकाम हासिल किया, क्या स्ट्रेटजी रही, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की और क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आकर यूपीएससी की जर्नी में। तो तमाम सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए मैम से बात करते हैं और जानते हैं। सो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। सो मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए, लाइक आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं। जी, मेरा नाम गरिमा नरूला है और मैंने यूपीएससी सीएसई 2022 में 39th रैंक पाई है और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट रहा है। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था और मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है और मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था इंग्लिश लिटरेचर। सो मैम, कब से शुरुआत हुई यूपीएससी की, या फिर यूँ कहें कि क्या इंस्पिरेशन रहा यूपीएससी करने के पीछे? क्या कोई फैमिली में सेलेक्टेड था या फिर कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? जी, इंस्पिरेशन तो मिलता ही रह गया कि सिविल सर्वेंट बनना है। मेरा यही शुरू से इंस्पिरेशन था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है और मैंने अपनी तैयारी मेरा ग्रेजुएशन कोविड ईयर की वजह से थोड़ा एक्सटेंड हो गया था, तो ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ अक्टूबर 2020 में। उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी बहुत तैयारी शुरू करी और मेन तैयारी मैंने 2021 से ही स्टार्ट करी थी। सो मैम, अगर शुरुआती पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और कहाँ हुई, और आप बात करें अगर आपके बचपन का तो कैसा रहा आपका बचपन? मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड रुद्रपुर से करी है उत्तराखंड में, और मैंने अपने 12th में सीबीएसई में उत्तराखंड में ही ऑल इंडिया उत्तराखंड में ही 3rd रैंक आई थी मेरी। yes. तो वो 12th के रिज़ल्ट की वजह से, और 12th के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन ही हिंदू कॉलेज से करा है। तो मेरी ये जर्नी बहुत सिंपल, एज इन कि मैं बहुत सिंपल हूँ और मैं कोशिश करती रही हमेशा मैं थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दूँ। एक्स्ट्रा करिकुलर भी करती थी, सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेशन था मेरा, कॉलेज में भी और स्कूल्स में भी। कॉलेज में मैं मेरा नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस होता है, एनएसएस हिंदू में मैंने 3rd ईयर में मेरा जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट रहा था। तो ये पूरे टाइम मैंने सोशल सर्विस भी बहुत की है अपने ग्रेजुएशन के टाइम। तो यही मेरी जर्नी थी। सो मैम, जैसा कि आपने बताया आपने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट की थी, होता क्या बेसिकली कि जब स्टूडेंट 12th करते हैं तो उनको नहीं पता होता क्या कि हमें किधर जाना है फ्यूचर में, मतलब क्या करियर डिसाइड करना है, उनको नहीं पता होता। तो उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट होते हैं जो यूपीएससी के बारे में सोचते हैं 12th के बाद। तो क्या उनको ऐसा करना चाहिए 12th के बाद यूपीएससी के बारे में सोचना चाहिए, या फिर कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए जैसे आपने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया? जी, इसके लिए मैं कहूँगी कि सबका पर्सनल चॉइस होता है, जिसको जब एक सही वक्त लगे उस टाइम स्टार्ट करें। इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारे लिए उस जर्नी में जाने से पहले यूपीएससी जर्नी बहुत हमको, जर्नी तो किसी के लिए लंबी होती है, किसी के लिए छोटी होती है, बट जो जर्नी होती है उससे हम बहुत सीखते हैं और उसको पूरा करने के लिए हमें वो क्लैरिटी चाहिए कि हमें कब से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने एक क्लैरिटी रखी थी अपने माइंड में कि मुझे अपनी तैयारी ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू करनी है। ग्रेजुएशन में मेरे से नहीं हो पाता था, तो मुझे शुरू करना ही, मैंने यही सोचा था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद करूँगी। तो उसी बीच मेरा यही था, और मैं यही सबको बोलूँगी कि आप अपना डिसाइड करिए, आपको जब वो सही वक्त लगे, जब आपको पेपर अटेम्प्ट देना है जिस साल में, उससे अगर आप 2 साल पहले भी तैयारी शुरू करेंगे तो वो इनफ होगा। लेकिन ये आपका पर्सनल चॉइस है। एक बैठ के आराम से सोचें कि आपको जीवन में करना क्या है, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है उसी क्षेत्र में आगे बढ़िए और कोशिश करिए कि एक सही टाइम निकाल के सही डायरेक्शन में तैयारी करें। राइट। सो मैम, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था यूपीएससी में, और आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या था? मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है तीनों पेपर्स में, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा। मैम, आपने पहले ही अटेम्प्ट में मतलब इतनी अच्छी रैंक हासिल किया, 39वीं रैंक, तो मतलब जनरल सी बात है कि आपकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग रही होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो क्या स्ट्रेटजी रही, अगर हम आपकी स्ट्रेटजी जान पाएँ प्रीलिम्स और मेंस के लिए, क्या स्ट्रेटजी रही, क्या रिसोर्सेस रहे, कैसे तैयारी किया आपने? जी, मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी कि मैंने सबसे पहले अपने प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही एक थॉट प्रोसेस लाया था अपने माइंड में। वो ये था कि मुझे लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करने हैं और मुझे बार बार रिवीजन पे फोकस करना है। तो उसी के में मैं उसी रास्ते पे चलती रही। हर सब्जेक्ट के लिए मेरे एक जो मैंने ऑनलाइन कोचिंग रेफ़र करी थी उसके मेरे पास रनिंग नोट्स बने हुए थे, तो वो नोट्स और साथ में एक स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी जिस सब्जेक्ट की जो नेसेसरी हैं वो मैंने रेफ़र करी थी। सो मैम, बात की जाए जैसे आपने शुरुआत में एक थॉट प्रोसेस बताया कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो जैसे शुरुआत की तो शुरुआत में क्या पढ़ना स्टार्ट किया, कैसे शुरुआत की यूपीएससी की?
जी, सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 1 साल जो कोचिंग ज्वाइन करी थी, उस बीच मैंने ऑनलाइन जो भी कुछ सेल्फ स्टडी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझसे कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी पॉसिबल नहीं हो रही थी और मैं घर पे थी और वो कोविड टाइम था, तो कभी ज़्यादा लंबी क्लासेस हो जाया करती थी, तो वो मुझसे ईज़िली नहीं होता था। ये सिर्फ मैं जीएस का बता रही हूँ, सोशियोलॉजी के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। तो उसके लिए जब मैंने क्लास नोट्स बना लिए थे, तो सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने पॉलिटी उठाया था, क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफ़र करी थी, लक्ष्मीकांत बुक प्लस अपने नोट्स। ऐसे ही मैंने हर बुक के लिए, फिर पॉलिटी के बाद मैंने हिस्ट्री रेफ़र करी। हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी और साथ में अपने नोट्स पढ़े थे। सिमिलरली ज्योग्राफी के लिए भी मैंने 11th-12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी और अपने नोट्स पढ़े थे। तो ऐसे ही मैं धीरे धीरे चलती रही आगे, और साथ साथ में मैं जो भी सब्जेक्ट करती थी उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी उन्हीं सब्जेक्ट्स के, क्योंकि उससे क्या होता था, मेरे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर भी सॉल्व होते थे, और जब पेपर आने वाला था उसके 1 महीने पहले मैंने ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए। सो मैम, जैसे काफ़ी सारे एस्पिरेंट इस बात में भी कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे काफ़ी टॉपर्स, जितने भी हमने अब टॉपर्स टॉप करे हैं, ज़्यादातर टॉपर्स टॉप कहते हैं कि सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। तो क्या और बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं कि कोचिंग करना चाहिए या सेल्फ स्टडी से, तो कैसे सेल्फ स्टडी से तैयारी हो सकती है या कोचिंग करना वगैरह ज़रूरी है? जी बिल्कुल हो सकती है सेल्फ स्टडी से तैयारी। मैंने तो अपनी तैयारी पूरी घर रह के ही करी है, तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, आपको जो अपने लिए आसान लगे। अगर आपको लगता है कि आप घर रह के सेल्फ स्टडी करेंगे तो वो करिए, अगर आपको लगता है आप ऑफलाइन कोचिंग लेंगे तो आप वो कर लीजिए, अगर आपको लगता है आप ऑनलाइन लेंगे वो आपका चॉइस है। और मैं कोई नहीं बोल रही कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी, ये सबका पर्सनल चॉइस होता है, पर्सनल डिसीजन होता है, अपने अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं। तो फोकस करिए, सेल्फ स्टडी ही एकमात्र इसका तरीका है, चाहे आप कोचिंग करें या ना करें, एट द एंड आपको सेल्फ स्टडी करनी ही है और उसी पे ज़्यादा फोकस रखना है। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। सो मैम, जैसे आपने कुछ देर पहले मतलब एनसीईआरटी के बारे में बात की कि एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी, तो आपने एनसीईआरटी तो बहुत सारी हैं, तो सारी एनसीईआरटी पढ़नी होती हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पढ़नी होती हैं? आपने कौन कौन सी एनसीईआरटी को पढ़ा था? जी, जनरली मैंने तो कुछ एनसीईआरटीज़ पढ़ी हैं, जैसे कि हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ रेफ़र करी हैं, और ज्योग्राफी के लिए ओल्ड एनसीईआरटी रेफ़र करी है, पॉलिटी के लिए भी एनसीईआरटी रेफ़र करी है लक्ष्मीकांत के साथ, और इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने एनसीईआरटीज़ रेफ़र करी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जहाँ देखिए एनसीईआरटीज़ क्वेश्चन आपको बहुत एनसीईआरटीज़ जो होती हैं वो बहुत डिटेल्ड होती हैं, एज इन वो कम पेजेस में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। तो एनसीईआरटीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपको एक क्लैरिटी हो जाता है, और जब आप वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इसी में कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हो रही है। तो जिन सब्जेक्ट्स की आपको लगता है कि नेसेसरी है, आप वो एनसीईआरटीज़ पढ़िए, और जनरली हर सब्जेक्ट के लिए एक एनसीईआरटी बनी ही हुई है, तो वो फोकस करिए और एक स्टैंडर्ड बुक रेफ़र करिए, बाकी तो। मैम, आपने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी और काफ़ी सारे बच्चे इस बात में भी कंफ्यूज रहते हैं कि ओल्ड पढ़नी चाहिए, न्यू पढ़नी चाहिए, तो आपने ओल्ड को ही पढ़ा या न्यू वाली भी पढ़ी थी? ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट मुझे सिर्फ हिस्ट्री में ही पता था, तो हिस्ट्री में ही मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ रेफ़र करी थी, क्योंकि मुझे उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा था, तो वो मैंने वहीं से रेफ़र कर लिया था। तो मुझे कुछ नहीं पता कि न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है। दोनों एनसीईआरटीज़ हैं, दोनों अच्छी हैं, दोनों ही अप टू डेट हैं, आप जो भी रेफ़र करें अच्छे से करें। सो मैम, बात करें अगर आपकी प्रिपरेशन की, तो आपने सारी प्रिपरेशन मतलब सेल्फ स्टडी से ही की थी या फिर कोचिंग वगैरह का भी हेल्प लिया था आपने? जी हाँ, मैंने जीएस के लिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी है। मैंने सिर्फ घर रह के ऑनलाइन कोचिंग रेफ़र करी थी, सिर्फ जीएस के लिए। ऑप्शनल मैंने खुद से तैयार करा था, ऑप्शनल के लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं ली। और इंटरव्यूज़ के लिए हाँ, मॉक इंटरव्यूज़ जहाँ अवेलेबल होते थे वो मैं दे देती थी। राइट, मॉक इंटरव्यू वगैरह आपने ऑनलाइन लगाए थे ऑफलाइन? ऑफलाइन लगाए। राइट। सो मैम, अगर बात की जाए अब आपका सिलेक्शन हो गया है, तो जो सिलेक्शन होने से पहले की लाइफ थी और जो बात की लाइफ है, क्या चेंजेस आए लाइफ में? जी, चेंजेस का तो पता नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जैसे सिलेक्शन से पहले ग्राउंडेड थी, मैं आज भी वैसे ही हमेशा ग्राउंडेड रहूँगी। सो मैम, लास्ट में जो भी व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं या एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अपकमिंग एस्पिरेंट हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज या एडवाइस रहेगी? जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनके लिए यही बात बोलना चाहूँगी कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, उन्हीं को बार बार पढ़िए, जितने ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेंस ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सब इम्पॉर्टेंट है, बट मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो करिए और कोशिश करिए कि पॉजिटिव लोगों के अराउंड रहें और रिविजन पे फोकस करें। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। ओके मैम, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ बातें जो मैंने मैम से डिस्कस की। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।